दांती गांव के जंगलों में मारे गए सुलेमान, जिब्रान और अबू हमजा के पाकिस्तानी होने के पुख्ता सबूत मेरे पास हैं। मेरे पास आतंकवादियों के कब्जे से सामान की पूरी डिटेल है। इस सामान में मारे गए आतंकवादियों के पाकिस्तान कनेक्शन का एक एक प्रूफ है। आज मैं आपको ये सारे सबूत दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान सुनवा देता हूं, जो बार बार पहलगाम के हैवानों के पाकिस्तान होने का सबूत मांग रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज कहा कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं था। श्रीनगर के पास दांती गांव के जंगलों में जो दहशतगर्द मारे गए वो पाकिस्तानी नहीं थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने दावा किया कि भारत ने अब तक इसका कोई सबूत नहीं दिया है कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले और 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकवादियों का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन था। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने भी यही सवाल उठाया। अब्दुल बासित ने एक टीवी शो में कहा, भारत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर भारत के पास वाकई पहलगाम हमले और पाकिस्तान के कनेक्शन के ठोस सबूत हैं, पक्के एविडेंस हैं, तो वो सारे सबूत दुनिया को दिखाने चाहिए। फॉर्मर हाई कमिश्नर अब्दुल बासित झूठ बोलने में माहिर हैं। टीवी शो में उन्होंने जो दावा किया, वही दावा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा, दांती गांव के जंगलों में मारे गए आतंकवादियों को लेकर अमित शाह जो दावा कर रहे हैं वो उसी तरह है जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने पहलगाम हमले को लेकर दावा किया था। शफकत अली खान ने कहा, यह भी बड़ी अजीब बात है कि यह सवाल भारत में विपक्ष के नेता भी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के हमलावर उसी दिन मारे गए जिस दिन भारत की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई थी। अब मैं आपको जो डिटेल दिखाऊंगा वो देखकर अब्दुल बासित का झूठ एक्सपोज हो जाएगा। ये सबूत देखकर शफकत अली खान का मुंह काला हो जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के होश उड़ जाएंगे। आतंकवादियों के पास से मिले सामान, आईडी कार्ड, खाने पीने की चीजें, हथियार और सैटेलाइट फोन इस सच्चाई को साबित करते हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे। इसकी एक एक डिटेल मेरे पास है। 28 जुलाई को सेना, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर में जम्मू पुलिस ने श्रीनगर के पास दांती गांव में जिन 3 आतंकवादियों को मार गिराया था उनके नाम तो सब जानते हैं। सुलेमान शाह उर्फ फैसल जट, अबू हमजा उर्फ अफगान उर्फ हबीब ताहिर और यासिर उर्फ जिब्रान। आज मैं आपको इन तीनों की आइडेंटिटी के सबूत दिखाता हूं। इन तीनों ने 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसन घाटी में 26 बेगुनाहों की हत्या की थी। अब इनके पाकिस्तानी होने के सबूत देखिए। दांती गांव में मारे गए आतंकवादियों के पास से पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला था। यह आईडी कार्ड पाकिस्तान की सरकार जारी करती है। चिप बेस्ड इस आइडेंटिटी कार्ड में उस शख्स का नाम और दूसरी इंफॉर्मेशन भी होती है। आतंकियों के पास से पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी NADRA की एक स्मार्ट माइक्रोचिप भी बरामद हुई थी। इस चिप में आतंकियों के फिंगरप्रिंट्स, उनके चेहरे की डिटेल और उनके पूरे खानदान की जानकारी दर्ज थी, जिसको IT एक्सपर्ट ने रिट्रीव किया। दांती गांव में मौत के घाट उतारे गए आतंकवादियों के पास से कैडीलैंड और चोकोमैक्स नाम की चॉकलेट भी मिली, जो कराची की कंपनी बनाती है। इस चॉकलेट का कंसाइनमेंट मई 2024 में मुजफ्फराबाद भेजा गया था। चॉकलेट के रैपर से यह सारी डिटेल खुफिया एजेंसियों ने रिट्रीव की है। इसके अलावा आतंकियों के पास से चाइनीज कंपनी हुवई का सैटेलाइट फोन भी मिला है। चीन की इस कंपनी पर अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है। भारत में भी इस कंपनी पर पाबंदी है। मारे गए आतंकवादी सुलेमान शाह उर्फ फैसल जट और अबू हमजा उर्फ अफगानी की जेब से वोटर स्लिप भी बरामद हुई। ये वोटर स्लिप पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इशू की है। इससे पता चला कि सुलेमान शाह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 125 का वोटर था।
जो लाहौर में पड़ती है। अबू हमजा के पास से भी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की वोटर स्लिप मिली है, जो गुजरांवाला की नेशनल असेंबली की सीट 79 की है। यह सीट भी पाकिस्तान के पंजाब सूबे में पड़ती है। पहलगाम के मुजरिमों के पाकिस्तान कनेक्शन का सबसे पक्का सबूत तो उनके पास से मिला एक माइक्रो एसडी कार्ड है। यह कार्ड पाकिस्तान की नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी NADRA की जारी करती है। NADRA की इस माइक्रोचिप में मारे गए आतंकवादियों की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन स्टोर थी। चिप में मारे गए आतंकवादियों के फिंगरप्रिंट, उनके फेस की डिटेल यानी टेम्पलेट और फैमिली ट्री यानी खानदान से जुड़ी सारी जानकारी दर्ज थी। इससे पता चला कि पहलगाम में हिंदुओं की हत्या करने वाला सुलेमान शाह उर्फ फैसल जट कसूर जिले के चांगा मांगा गांव का रहने वाला था और उसका साथी अबू हमजा उर्फ अफगान उर्फ हबीब ताहिर POK के रावलाकोट जिले के कुइया गांव का रहने वाला था। और जैसा मैंने आपको बताया कि दाती गांव में ढेर किए गए आतंकवादियों के पास से चाइनीज कंपनी हुवेई का सैटेलाइट फोन भी मिला। यह सैटेलाइट फोन 22 अप्रैल से 25 जुलाई के बीच एक्टिव था। कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट फोन ब्रिटिश कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनमारसैट 4F1 की बैंडविड्थ का इस्तेमाल कर रहा था। इसी सैटेलाइट फोन की लोकेशन को ट्रेस करके सिक्योरिटी फोर्सेस जंगलों में छुपे दहशतगर्दों तक पहुंची थी। 25 जुलाई को जंगलों में सुरक्षा बलों से घिर जाने के बाद आतंकवादियों ने इस सैटेलाइट फोन को स्विच ऑफ कर दिया था। जो आतंकवादी दातेगाम में मारे गए उन्होंने ही पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। इसका सबसे ठोस एविडेंस तो आतंकियों के पास से बरामद हथियारों की बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चला। पहलगाम की बैसरन घाटी में हमले के बाद जो कारतूस मिले थे उनकी केसिंग का मिलान मारे गए दहशतगर्दों की राइफल से किया गया था। ये कारतूस आतंकियों के पास मिली AK-103 राइफल्स के ही थे। आतंकियों के राइफल्स को चंडीगढ़ लाकर उनसे फायरिंग की गई। फिर खाली कारतूसों का मिलान बैसरन घाटी में मिले कारतूसों से किया गया तो दोनों की मार्किंग 100% मैच हो गई। इसके अलावा पहलगाम में एक आतंकी की फटी हुई शर्ट के टुकड़े भी मिले थे जिसमें लगे खून के धब्बों का मिलान मारे गए आतंकियों के DNA से किया गया। तीनों आतंकियों के DNA प्रिंट्स भी 100% मैच हुए। यह इस बात का कॉन्फर्मेशन था कि दातीग्राम में मारे गए आतंकियों ने ही 22 अप्रैल को पहलगाम का टेरर अटैक किया था। इंटेलिजेंस ने इसके अलावा भी खुफिया इनपुट्स को इकट्ठा करके यह पता लगाया कि पहलगाम हमले का असली मास्टरमाइंड सज्जाद सैफुल्लाह जट था, जो लश्कर का साउथ कश्मीर का कमांडर है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास से उसका वॉइस सैंपल पहले मौजूद था। आतंकियों के पास मिले सैटेलाइट फोन में रिकॉर्डेड आवाज से मिलान करने पर यह बात कंफर्म हो गई। इस ऑपरेशन में सेकंड इन कमांड POK में लश्कर का कमांडर रिजवान अनीस उर्फ हनीफ था। 28 जुलाई को जब POK का आतंकी अबू हमजा मारा गया, रावलाकोट में उसके गांव में नमाज जनाजा हुई। इसमें शामिल होने रिजवान भी गया था। हालांकि गांव के लोगों ने उसको भगा दिया। इससे साफ है कि लश्कर-ए-तैयबा ने ही पहलगाम के हमले की प्लानिंग की और उसी के भेजे गए आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया। ये सारे के सारे सबूत पाकिस्तान की आंखें खोल देंगे। खुफिया एजेंसीज ने पहलगाम के मुजरिमों के भारत में दाखिल होने से लेकर पहलगाम हमले तक की सारी डिटेल ट्रैक कर ली। तीनों आतंकवादी 3 साल पहले मई 2022 में गुरेज सेक्टर से घुसपैठ करके कश्मीर में दाखिल हुए थे। काफी समय से एक्टिव थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास उनके रेडियो चेक इन के इंटरसेप्ट मौजूद हैं। यह आतंकवादी 21 अप्रैल को बैसरन घाटी से करीब 2 किलोमीटर दूर एक ढोक झोपड़ी में पहुंचे थे। यानी एक झोपड़ी है जिसे ढोक कहा जाता है। आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार परवेज और बशीर अहमद ने पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने तीनों आतंकवादियों को खाना पहुंचाया था। 22 अप्रैल की सुबह तीनों आतंकी एक नेविगेशन डिवाइस की मदद से बैसरन घाटी पहुंचे थे। दोपहर 2:30 बजे उन्होंने हमला किया। हमले के बाद वो श्रीनगर के पास हरवा के जंगलों की तरफ भाग गए थे। तीनों के आका सुलेमान शाह ने जंगलों में रास्ता जानने के लिए नेविगेशन डिवाइस गार्मिन का इस्तेमाल किया था।
जो उसके पास से बरामद हुआ है, जिसमें आतंकियों के सारे रूट की जानकारी दर्ज है। एक एक सबूत इस बात को साबित करता है कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेजकर मजहब के नाम पर लोगों का नाम पूछकर उनकी हत्या करवाई। पाकिस्तान की सरकार अच्छी तरह जानती है कि सुलेमान शाह अफगान और जिब्रान पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के फौज जानते कि सुलेमान पाकिस्तानी आर्मी का ट्रेंड कमांडो था। आईएसआई जानती है कि इन दहशतगर्दों को वही हथियार दिए गए थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज करती है। इन आतंकवादियों के वोटर कार्ड मिल गए, माइक्रो एसडी कार्ड से इनके पूरे खानदान का डेटा मिल गया, बायोमेट्रिक्स भी मैच हो गए। पर पाकिस्तान इन सारे सबूतों को नकारेगा। पाकिस्तान अपना कसूर कभी नहीं मानेगा। पाकिस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा कि तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे। इसीलिए अब भारत लव लेटर नहीं भेजता, मिसाइल भेजता है। अब भारत डोजियर नहीं भेजता, पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डों पर बम बरसाता है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान इन सबूतों को माने या न माने। पाकिस्तान की फितरत सारी दुनिया जानती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि पी चिदम्बरम जैसे सीनियर नेता जो होम मिनिस्टर रह चुके हैं, सच को मानने से इनकार करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे देश में संजय राउत जैसे नेता इस बात पर सवाल उठाते हैं, क्या इन आतंकवादियों ने मासूम नागरिकों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की थी। संजय राउत ने आज दावा किया कि पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को नहीं मारा था। यह सब तो बीजेपी का किया धरा है। बीजेपी ने पहलगाम के आतंकी हमले से अपना नैरेटिव सेट किया। संजय राउत यहीं नहीं रुके। उनका कहना है कि पहलगाम हमले में मजहब का एंगल डालकर बीजेपी एक और गोधरा कांड की साजिश रच रही थी। सिर्फ संजय राउत नहीं, लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने कहा था कि पहलगाम में जो लोग मारे गए उनके परिजनों ने बीजेपी के नैरेटिव को नकार दिया। संजय राउत और गौरव गोगोई ने ये बातें राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के साथ एक बातचीत में कही। इस शो में तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष भी थी। संजय राउत ने कहा कि पहलगाम अटैक को भुनाने के लिए बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, ताकि इससे हिंदू सेंटिमेंट को जगाया जा सके, माहौल अपने फेवर में बनाया जा सके। और इसके बाद आज संजय राउत ने एक बार फिर अपने बयान को दोहराया। सर, पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर आपने एक पॉडकास्ट किया जिसमें तमाम इंडिया ब्लॉक के लीडर्स मौजूद थे। उसमें आपने कहा कि जो मारे गए हैं उनको धर्म पूछकर नहीं मारा गया। इस बात की पुष्टि कई सारे विक्टिम्स की फैमिलीज ने आपको की। जी हाँ, और रिकॉर्ड भी है। जो एक आर्मी ऑफिसर वहाँ नरवाल मारा गया, उनकी पत्नी ने भी कहा है, हमने भी बहुत से लोगों से बात की। ये आरएसएस का प्रोपोगंडा रहा बाद में वो देश में। उसके बाद आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आरएसएस नहीं कहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा रहा कि इस देश में पहलगाम के बाद पूरी तरह से जैसे गोधरा में हुआ, वो देश में गोधरा करना चाहते थे पहलगाम के बाद। लेकिन जो विक्टिम थे, उनके जो रिलेटिव थे, ये लोगों ने नाकाम कर दिया। मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। ये पहलगाम के बाद पूरे देश में गोधरा जैसी परिस्थिति निर्माण करने चाहते थे और देश फिर एक बार इस तरह से हिंदू मुसलमान दंगे में आग में लपेटना चाहते थे। संजय राउत का बयान बीजेपी पर सियासी हमला है, लेकिन उनकी ये बात पहलगाम हमले का शिकार हुए लोगों के परिवारों के दिलों में तीर की तरह चुभी। 22 अप्रैल को पहलगाम में मुंबई के संजय लेले आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए थे। आज संजय लेले के ब्रदर इन लॉ राजेश कदम ने कहा कि संजय राउत ने अपने बयान से पहलगाम के शहीदों की आत्माओं को ठेस पहुंचाई है। राजेश कदम ने कहा, संजय राउत सफेद झूठ बोल रहे हैं और ये बात इतनी सफेद झूठ है कि संजय राउत या उनकी पार्टी का कोई नेता पहलगाम हमले के शिकार लोगों के परिवार वालों से मिले। राजेश कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी का कोई नेता उनके परिवार से मिलने नहीं आया। संजय राउत सियासी फायदे के लिए पीड़ित परिवारों को तकलीफ देने वाले बयान दे रहे हैं। माननीय संजय राउत जी, आप कहां थे? आप डोंबिवली के, महाराष्ट्र में 5 फैमिली इस विक्टिम थी, उसमें से 3 रिलेटिव थे भाई जो डोंबिवली से थे। उसमें से एक जो संजय
लेले जो मेरे बीवी के सगे भाई है, उनका भी वहां पर अटैक में देहांत हुआ। मगर ये तीनों को ना मिलने संजय राउत आए, ना उनके वरिष्ठ नेता, उनके पक्ष के प्रमुख, ना उद्धव जी ठाकरे आए। मेरे साले को, मेरे बीवी के भाई को पूछा गया, जमीन पे लेटा गया था, बंदूक की नोक पे पूछा गया हिंदू कौन है, उन्होंने हाथ ऊपर करते ही गोली मार दी उनके सिर पे। संजय राउत आप कहां थे? हिंदू करके ही मारा ना, धर्म पूछ के ही मारा। पूछो हमारे सब तीनों विधवा हुए हमारी बहन को। ये धर्म के नाम पे आपकी पॉलिटिक्स आपके पास रखो, हमारे रिलेटिव का अपमान मत करो। ऐसा झूठ बोल के सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम वोट, कांग्रेस के साथ आप गए, आपको मुस्लिम वोट की जरूरत है, अभी सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए ये गलत नैरेटिव मत फैलाओ। संजय राउत को 22 अप्रैल को पहलगाम में मारे गए महाराष्ट्र के संतोष जगदाले की बेटी की बात जरूर सुननी चाहिए। संतोष जगदाले की बेटी असाबरी उस दिन बैसरन घाटी में मौजूद थी। उनके सामने आतंकियों ने उनके पिता संतोष जगदाले समेत 26 लोगों की हत्या की थी। असावरी ने बताया कि इस तरह आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर लोगों को टारगेट किया था। दौड़ के हमारे पास आ गया। बीच में मेरी मम्मी बैठी थी, उनके साइड में मेरे पापा थे, मेरे सामने गनबोटे अंकल और आंटी बैठे थे। तो वो राइफल लेके आया और मेरी मम्मी के हेड के सामने राइफल पकड़ के बोला कि तुम लोग हिंदू हो या मुसलमान। और मेरे पापा को बोला, ये चौधरी तो उठ बाहर आ। तो उसने मेरे पापा को उठाया और बोला तुम हिंदू हो या मुसलमान। तो पापा ने बोला क्या हुआ भैया? तो उन्होंने पापा को बोला कि आप अजान पढ़ो। तो मेरे पापा के ना कई सारे फ्रेंड्स मुस्लिम्स थे बचपन से, तो उनको वो सब आता है, अजान कलमा सब पता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप बताओ क्या पढ़ना है। उससे पहले ही उसने मेरे पापा को 3 गोली मार दी, उनका पूरा सर फोड़ दिया और वो 1 सेकंड में नीचे गिर गए। उनको मार के वो हमारे सामने आए तो मेरे सामने के साइड में गनबोटे अंकल बैठे थे जो मेरा हाथ पकड़ के लेटे हुए थे। तो उनको लात मारी और उनको उठने से पहले उनको 3 बुलेट्स फायर की, तो उनकी पूरी आंख बाहर आ गई, पीछे से मारी थी। उसके बाद वो मेरे साइड में एक कपल बैठा था, उनको छोड़ के उसके साइड वाले कपल के पास गया। वहां पे एक आंटी थी, वो अपने पति को छुपा रही थी कि मत मारो करके। तो उसको भी धक्का मार के वो आदमी को मारी गोली, तो पूरा उसका ब्रेन बाहर आ गया। तो आप समझ सकते हो कि इतने गंदे तरीके से ये लोगों ने हमें धर्म पूछ के मारा। संजय राउत ये भी कह सकते हैं कि राजेश कदम और असावरी जगदाले बीजेपी के एजेंट हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन 22 अप्रैल को जिस पत्नी के सामने उसके पति को गोली मार दी गई थी, जिस बच्चे की आंखों के सामने उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, जिस मासूम बच्चे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, वो इस खौफनाक वारदात के कुछ ही घंटों बाद झूठ तो नहीं बोलेगा। संजय राउत और गौरव गोगोई जैसे नेताओं को 23 और 24 अप्रैल को दिए गए उन परिवार वालों के बयान सुनने चाहिए जिनके परिजन आतंकवादियों की हैवानियत के शिकार हुए थे। मैं भूख लगी थी तो हम खाना खाने के लिए गए। अचानक से वो कुछ गोलियों की आवाज आई, हम सब भागे। लोगों ने इतने टाइम में वो टेररिस्ट लोग हमारे सामने आ गए और वो बोले मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। और हिंदुओं को सारे गोली मार जेंट्स को लगा और बाद में वो कहीं गायब हो गए और हम भाग के नीचे आ गए, उतर के। उसके हाथ में गन थी, लेकिन क्योंकि वहाँ इतने सारे गेम्स चल रहे थे तो हमें लगा कि कोई शूटिंग गेम है, क्योंकि हम उस माइंडसेट से ही नहीं थे कि यहाँ पे आतंकी हमला हो जाएगा। कोई प्रैंक है, कोई शूटिंग गेम है, कोई हमें अप्रोच करने आया है कि यहाँ पे हम ऐसा गेम चल रहा है, आप लोग खेल लीजिए। हमारा माइंड दोनों का यही किया। उसने आते ही पूछा हिंदू है या मुसलमान। हम दोनों ने बहुत नॉर्मली, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं क्या है, तो हमने पूछा क्या हुआ भैया। तो उसने वापस से सेम क्वेश्चन पूछा हिंदू है मुसलमान, एंड ही लुक्ड इनटू हर आईज एंड सेड कि कलमा पढ़। अब हमें आता ही नहीं, हम दोनों ने ही रिप्लाई किया साथ में हिंदू हैं। ये सेंटेंस फिनिश होते ही दे शॉट हिम डेड, शॉट हिम राइट हियर। और इट वाज फर्स्ट शॉट, तो उनका पूरा सोच समझ के पूरा निशाना उन्होंने शुभम को टारगेट किया। बहुत बड़ा सच है कि हिंदू मुसलमान बोल के मारा है,
ये बहुत बड़ी चीज हुई है। निहत्थे हिंदुस्तानियों को हिंदू राष्ट्र में हिंदू होने की वजह से मारा है। संजय राउत को और कितने सबूत चाहिए? पहलगाम के हमले में मारे गए लोगों के परिवार वाले साफ साफ बता रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी। दहशतगर्दों ने एक शख्स को इसलिए छोड़ दिया था कि उसने कलमा पढ़ दिया था। पाकिस्तानी दरिंदों ने सिर्फ मर्दों को मारा था। उनकी पैंट उतरवा कर चेक किया था कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। ये सारी बातें उन बहनों ने, उन बेटियों ने बताई जिनके माथे का सिंदूर जल गया। आज एक नेता के बयान की वजह से उन परिवारों वालों के घाव फिर से हरे हो गए। संजय राउत ने अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में 26 परिवारों के साथ बड़ा जुल्म किया, उन्हें एक और जख्म दे दिया। ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने दावा किया था कि बीजेपी चुनाव से पहले ट्रेन में ब्लास्ट करवाएगी, शहरों में आग लगवाएगी, दंगे करवाएगी। और अब संजय राउत कह रहे हैं कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदुओं को धर्म पूछकर नहीं मारा, ये बीजेपी की साजिश है। मुझे लगता है इस तरह के बयानों से संजय राउत की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब इसका नुकसान उद्धव ठाकरे को भी होगा।